आकाशवाणी। हमारा सुखद सौभाग्य है कि आज हम रूबरू हैं राष्ट्रीय महत्व की एक पुरातन आद्य संस्था में शीर्षस्थ पद को सुशोभित कर रहे एक विशेष व्यक्तित्व से। भारत के सर्वेयर जनरल श्री हितेश कुमार एस मकवाणा का आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। संयोग से 9 दशकों से भी ज्यादा का इतिहास संजोए आकाशवाणी भी राष्ट्रीय महत्व की ही एक संस्था है। आज का यह संवाद श्रोताओं के लिए खास दिलचस्प इसलिए भी होगा कि सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात होना, उसके विशेष कार्यों को जानना भी अपने आप में दुर्लभ है। श्री हितेश मकवाणा, आपका फिर एक बार संस्थागत रूप से स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर। नमस्कार। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसे विषयों की, सर्वे ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर, वहां जो काम होता है जिसमें आमतौर पर बातचीत नहीं होती, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था। तो बिल्कुल श्रोताओं तैयार हो जाइए। सबसे पहला प्रश्न मैं अब दागने वाला हूं। सर्वे ऑफ इंडिया को लगभग 250 साल हो चुके हैं। अब अगर हम 1767 की बात करें तो वहां से तो ये कार्य यात्रा इतनी लंबी है कि ऐसा लगता है कि सर्वे ऑफ इंडिया देश की सबसे पुरानी संस्था है। तो जब सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति हुई थी कलकत्ता में उस जमाने में, वहां से लेकर इस यात्रा के, एक तो इसकी शुरुआत और इस यात्रा के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको कह सकते हैं हम लोग, तो आप श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? आपकी बात एकदम दुरुस्त है कि सर्वे ऑफ इंडिया भारत की एक सबसे पुरानी साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। बात ऐसी है कि उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके पीछे साइंस का कोई रोल नहीं था, उसके पीछे पूरा इकोनॉमिक्स का रोल था। क्योंकि जब 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लासी में जब उनको कई एरिया उनके पास आया और उसके बाद में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में जो और एरिया उनके पास आया, तो उसके बाद वो एरिया में से कितना रेवेन्यू वो अर्न कर सकते हैं उसका वो एक असेसमेंट करने के लिए उन्होंने 1767 में सर्वेयर ऑफ बंगाल की नियुक्ति की। ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी उन्होंने वो टाइम पे बनाई है, बंगाल का जो एरिया है उसमें उनको कितना रेवेन्यू मिल सकता है, कितनी जमीन है, ये रेवेन्यू अर्निंग की एक्सरसाइज के लिए पहली बार सर्वेयर ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई थी 1767 में। इसके बाद में 1796 में सर्वेयर ऑफ बॉम्बे की नियुक्ति की गई। 1810 में सर्वेयर ऑफ मद्रास की नियुक्ति की गई। अब हुआ क्या कि ये तीनों सर्वेयर अलग अलग किस्म से सर्वे कर रहे थे, तो फिर डिसीजन लिया गया कि एक भारत का महासर्वेक्षक होगा, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, और 1815 में उसकी नियुक्ति की गई। इसीलिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही किस्म का सर्वेयर प्रोसेस रहे। और उसमें ये भी किया गया कि ये जो पहले सर्वे होता था उसमें ऐसा कोई साइंस इन्वॉल्व नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने 1802 में एक ग्रेट ट्रिगोनोमेट्री सर्वे पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया और 40 साल हुआ और उसका यूज करके जो ग्रेट ट्रिगोनोमेट्री सर्वे हुआ उससे एक द ग्रेट आर्क मेरिडियन बनाया गया। और हाँ, और उसके बाद उसकी मदद से बाद में मैपिंग एक्सरसाइज शुरू की गई। ये काम शुरू हुआ था उनके आर्थिक लाभ से, कितना लैंड रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, और उसके बाद में जब उनका पूरा एरिया हिंदुस्तान का उनके किटी में ज़्यादा आया तो अब उसमें क्या क्या माइंस है, क्या क्या फॉरेस्ट एरिया है, ये सब सर्वे करने के लिए बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उसके बाद में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। बट ये सब का जो पहला ऑर्गेनाइजेशन था वो सर्वे ऑफ इंडिया था। सर्वे ऑफ इंडिया ने उसके बाद में 1850 के बाद भारत के पूरा मैपिंग एक्सरसाइज शुरू की और 1:250,000 स्केल के टोपोग्राफी मैप बनाए। उसके बाद में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में हमने 1:50,000 स्केल के मैप बनाए। अच्छा। बाद में 1:25,000 स्केल के मैप बनाए और अब हम चाहते हैं कि वो बड़े बड़े लार्ज स्केल मैप हो जिसमें
1:100 स्केल के मैप हो, जैसे अर्बन एरिया में जहाँ पर लैंड वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि छोटी छोटी मिस्टेक भी बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए हम पूरी जो जर्नी जो भारत के नक्शा बनाने की है, वो पहले हम पेपर में मैप बनाते थे, पेपर मैप से अब हम डिजिटल मैप पर आ गए, और अब डिजिटल मैप से जो जियो स्पेशल डेटा हमारा है वो अब हम फ्रीली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देते हैं और पब्लिक को थोड़ा चार्ज करके अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसकी जो जर्नी है, एक हम कन्वेंशनल मेथड से सर्वेइंग करते थे, आज हम मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सर्वेइंग एंड मैपिंग करते हैं पूरा भारत देश। बहुत दिलचस्प थी ये बातें सारी, मतलब सर्वे ऑफ इंडिया के जेनेसिस, उसकी शुरुआत, उसकी पूरी यात्रा के बारे में जो आपने बताया। पहले लग रहा था कि हमारा विषय जो है वो सिर्फ भूगोल और गणित के छात्रों के लिए दिलचस्प होगा, अब तो इसमें इतिहास भी जुड़ गया और अर्थशास्त्र भी जुड़ गया। एक ही विषय को कितने पहलुओं से हम देख सकते हैं। क्यों ना, जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि ये एक संयोग है कि दो संस्थाएं आज एकत्रित हुई है और हम चल रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं इस विषय पर बिल्कुल हम सफर बनकर। आज हमारे साथ हैं सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया श्री हितेश कुमार एस मकवाणा, और हम कुछ दिलचस्प बातें करेंगे। अब आप लोगों के मन में ये कई बार जीपीएस और ऐसी चीजें जो कॉमन भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे क्या विज्ञान होता है, वो कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या पहलू होते हैं, वो सवाल हमारे मन में भी आते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हमारे स्टूडियो में मौजूद है और अगला सवाल हम उनसे पूछते हैं। मकवाणा जी, वो भी क्या दिन थे? क्या हम कह सकते थे कि उस जमाने में, मतलब मैं 18वीं सदी की बात कर रहा हूं, तो हमारा देश सबसे बेस्ट मैप्ड देश था उस जमाने में? क्या हम, या ये अतिशयोक्ति होगा ये कहना, क्योंकि इतना पुराना जमाना था, टेक्निक्स बिल्कुल कन्वेंशनल, अगर मशीनें भी रही होंगी तो बिल्कुल बेसिक मशीनें उस जमाने में रही होंगी। वस्तुस्थिति ऐसी है कि 19वीं सदी में भारत एक ऐसा देश था कि जिसका बहुत बड़ा विशाल एरिया ब्रिटिश लोगों के पास था, बाकी की और कंट्रीज छोटे छोटे कंट्री होते थे। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया उनके पास था कि जिससे वो अर्थ का कर्वेचर भी नाप सके, क्योंकि उसके अलावा कोई जगह पे इतना बड़ा जमीन उनके पास नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने ये ग्रेट ट्रिगोनोमेट्री सर्वे करके अर्थ का कर्वेचर भी नापने का प्रयास किया था, और उसके साथ में उन्होंने पूरे रेफरेंस फ्रेमवर्क बनाए, जो बेंचमार्क हम कहते हैं। आप समुद्र के तट पे जाओगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, बहुत बड़े स्टेशंस बेंचमार्क बनाया गया है। ये बेंचमार्क ये वो जगह का क्या लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हाइट है वो बताता है। वो उसका यूज करके सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे भारतवर्ष का मैप बनाया था। तो इसीलिए जो साइंटिफिक मेथड से जो मैप बनाया गया था वो भारत में पहली बार बनाया गया था, एंड इसीलिए कहा जाता है कि भारत इट वाज पायोनियर। बट अभी भी सर्वे ऑफ इंडिया इज मोस्ट ऑथेंटिक एजेंसी है मैपिंग के लिए, और अभी भी भारतवर्ष के जो नक्शे हैं इट इज वर्ल्ड क्लास रहता है, जो इवन मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके भी हमने बेस्ट मैपिंग किया हुआ है। उस जमाने में जब बिल्कुल ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स रहे होंगे, तो जो फिजिकल चुनौतियां रही होंगी वो किस लेवल पर रही होंगी? बहुत बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि वो टाइम पे आप देखिए जो ट्रिगोनोमेट्री सर्वे हुआ 1802 से 1842, 40 साल तक, और 1600 माइल की हमने आर्क बनाई। तो उसका मतलब ये है प्रति वर्ष 40 माइल का ही काम हो सकता था वो टाइम पर, क्योंकि एरिया बहुत था, दुर्गम एरिया थे, और जो सर्वे ऑफ इंडिया का जो फील्ड स्टाफ होता था एक एक जगह में फिजिकली जाना पड़ता था उसका ट्रिगोनोमेट्री सर्वे करने के लिए। मेरे मन में चित्र उभर रहा है कि घोड़े पर बैठकर, हैट पहनकर, घोड़े पे बैठ के हैट पहन के तो सिर्फ अधिकारी जाते थे, बट जो फुट सोल्जर्स जो होते थे वो तो बेचारे नंगे पैर भी होते थे, सर पे उनको पूरा खींच कर भी ले जाना पड़ता था। तो वो परिस्थिति बहुत कठिन थी, बट फिर भी ये काम हुआ। उसके बाद में जब हमने 2,50,000 के स्केल बनाए, वो भी मैप बनाने में हमें ऑलमोस्ट 70 इयर्स लगे थे। इसके बाद में नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी,
तो अभी टाइम कम हो रहा है। अभी तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान के हमें नए सिरे से हाई रेजोल्यूशन मैप बनाना हो, कंसर्टेड एफर्ट से हम 6-7 साल में कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सैटेलाइट इमेजरी यूज करते हैं, ड्रोन से इमेजरी हम ले सकते हैं, वी हैव एयरबोर्न लिडार सिस्टम यूज करते हैं, ऑब्लिक कैमरा यूज करते हैं, रेफरेंस पॉइंट जो है पहले मैन्युअली होता था, अभी हमारे पास कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम है। तो ये बात सही है कि वो समय के हिसाब से जो मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट थे वही यूज होते थे, बट आज के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो हमको वो ऑब्सोलीट लगते हैं। समय के हिसाब से ही कंपैरिजन होगा, तो वो टाइम के भी वो इंस्ट्रूमेंट मॉडर्न थे, वो टाइम के हिसाब से आज के इंस्ट्रूमेंट मॉडर्न है। परसों नरसों कोई और टेक्नोलॉजी आएगी तो आज के हमें पुराने लगेंगे, क्योंकि हम समय के साथ रहना है, तो वो टाइम पे जो बेस्ट इक्विपमेंट है वो हमें यूज करना चाहिए और हम करते रहे हैं। आपने हाई रेजोल्यूशन की बात की, क्योंकि एक आम व्यक्ति को जरा भी आइडिया नहीं है कि सर्वे ऑफ इंडिया ये कैसे करता है, तो मैं समझता हूं कि कुछ कैमरे होते होंगे, कुछ सैटेलाइट लिंक्स होती होंगी, और मैकेनिकल एड्स क्या इस्तेमाल होती हैं? होता ऐसा है कि हमारे खुद के ड्रोन है, वो ड्रोन के अंदर कैमरा फिट होता है और उसके बाद में वो ड्रोन को फ्लाई किया जाता है, और जो आपके ग्राउंड पे जो है परिस्थिति उसका पूरा कैप्चर होता है, और वो उसको बाद में फील्ड में जाके उसका वेरिफिकेशन होता है ये क्या है। उसके बाद में वहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हमने लगाए हुए हैं पहले से ही, उसको ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट कहा जाता है। वो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट के हिसाब से अभी हम मोस्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मॉडर्न सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसमें लाइन ड्रॉ होती है और उसके बाद में उसके मैप बनते हैं। वो बहुत टेक्निकल थिंग है, क्योंकि उसमें पिक्सल का भी बहुत महत्व रहता है। उसके बाद में उसमें क्लाउड्स जो बनते हैं उसका भी महत्व रहता है। तो जब आप देखोगे तब पता चलेगा कि कितना फैसिनेटिंग वर्क है। अब सर्वे ऑफ इंडिया इस टाइप के वीडियो लेकर आने वाले हैं कि हम कैसे मैप बनाते हैं, तो लोगों को और पता चलेगा। हम अपने एक यूट्यूब चैनल पे भी उसको हम प्रसारित करने जा रहे हैं, तो आम जनता को बहुत पता चलेगा कि मैपिंग कैसे होता है। आपने पिक्सल, क्लाउड और यूट्यूब वगैरह की बात की, तो जाहिर सी बात है कि आज की जनरेशन के जो लोग सुन रहे हैं हमें, उनका इंटरेस्ट और जागृत हो गया होगा। लेकिन उनके मन में इस समय मैं जानता हूं कि आ रहा होगा कि अगर हम जीपीएस मैप्स इतनी आसानी से अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, तो वो संभवतः किसी विदेशी कंपनी के भी हो सकते हैं आज की ग्लोबलाइज दुनिया में। तो सर्वे ऑफ इंडिया का कोई भी काम आम आदमी के कितना नजदीक है? हाँ, पहले ये बात सही थी कि सर्वे ऑफ इंडिया का काम जो था वो आम आदमी की पहुंच से थोड़ा दूर था। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो पहुंच नहीं थी, बट वो प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी। आपको बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे, जो मैप है उसका हिसाब रखना पड़ता था। अब परिस्थिति पूरी चेंज हो गई है। आज सर्वे ऑफ इंडिया ने उनके पूरे मैप पब्लिक डोमेन में रख दिए हैं। पूरी जो टोपोसीट्स है कोई भी जाके उसको डाउनलोड कर सकता है और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम सर्वे ऑफ इंडिया के खुद का एक जियो पोर्टल बना रहे हैं। इससे आपको सर्चेबल डेटा भी मतलब मिल जाएगा। अच्छा। अभी क्या है कि हमारी जो टोपोसीट है वो पीडीएफ उसमें है। नेक्स्ट स्टेप है कि आप सर्च करोगे मुझे ये एरिया का ही सिर्फ मुझे मैप चाहिए, तो वो भी सर्वे ऑफ इंडिया अब करने जा रहा है। अच्छा। इसके लिए हमने वेरियस स्पेसिफिकेशंस एंड टेंडर इनवाइट कर लिया है। तो ये जब होगा तो आप कल कहोगे कि मुझे इतने एरिया का ही मैप मुझे डाउनलोड करना है, तो आप डाउनलोड कर पाओगे। अभी क्या है, अलग अलग रेजोल्यूशन में सर्वे ऑफ इंडिया लोगों के दिलों के नजदीक पहुंच रहा है। धीरे धीरे लोगों के मन को छू रहा है एक तरह से। जैसे कि आपको पता ही है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया श्री हितेश कुमार एस मकवाना हमें एक से बढ़कर एक बढ़िया जानकारी दे रहे हैं मैपिंग और अन्य चीजों के बारे में। सर, कोई भी संस्था अपने लोगों के बिना अधूरी है, क्या आप मानते हैं ये? या कोई भी संस्था लोगों के बिना अधूरी है, और कोई भी संस्था लोगों के लिए काम करती है तभी वो परिपूर्ण होती है। तो दोनों तरफ लोग हैं। हमें ये जानने
की उत्सुकता है कि सर्वे ऑफ इंडिया में जो लोग अलग अलग पदों पर काम करते हैं उनका, जैसे कि हमने पहले कहा था कि बहुत कम लोग जानते हैं कि अंदर क्या है, क्या स्ट्रक्चर क्या है। और तो उसी हवाले से मैं पूछना चाहता हूं कि किस किस तरह के, मतलब एक सिविल इंजीनियर का जो एंगल है वो तो थोड़ा बेसिक समझ में आता है, लेकिन और किस किस तरह के आपके जो कर्मचारी हैं किस किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं? जैसे ही सर्वे का नाम पड़ता है, लैंड सर्वे का नाम पड़ता है, तो हम लोग सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग और उसके बारे में ही सोचते हैं। बट इसमें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का ही रोल नहीं होता है, बहुत सारे ऑल एलाइड साइंसेस का भी बहुत रोल है। तो सर्वे ऑफ इंडिया में हमारे पास इवन मैथमेटिक्स में पीएचडी किए हुए लोग भी हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, क्योंकि अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं। सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत सारे एम्प्लॉइज, नो डाउट दे आर सिविल इंजीनियर्स इन ऑफिसर लेवल, बट निचले कक्षा में जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास मैथमेटिक्स के हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के हैं, हमारे पास जियो फिजिक्स के हैं, जियोलॉजिस्ट है, और अभी तो हम डेटा एनालिटिक्स, आईटी, ये सब लोगों को साथ रखकर काम करते हैं। क्योंकि अब क्या हो गया है कि ये जो काम है वो सिर्फ सर्वेइंग के रिलेटेड नहीं रहा है। ये जो काम है, हमने जो दिया है डेटा, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है, तो वो एप्लीकेशंस के लिए हमें वेरियस फैकल्टी के लोग चाहिए, और सब लोग अभी सर्वे ऑफ इंडिया में आ रहे हैं। इवन इंजीनियरिंग सर्विस से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसमें अभी हमने जो नया क्वालिफिकेशन है, एनी डिग्री इन इंजीनियरिंग। अच्छा, हाँ, क्योंकि हर विषय चाहिए आपको। हर विषय चाहिए, इसीलिए मेरा सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि करियर्स के बारे में हमारी यंग जनरेशन बहुत चिंतित रहती है, तो उसी लिहाज से सर्वेइंग एज अ करियर मेरे दिमाग में आ रहा था। तो इसी के साथ जुड़ा एक सवाल मन में ये उठता है कि देश की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमारे यहाँ कैसा है अभी, और क्या उसमें भी गुंजाइश है कुछ नया करने की? कुछ शायद ज्ञात होगा कि 2022 दिसंबर में भारत सरकार ने एक नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी का अनाउंस किया, और ये नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी में किस टाइप की स्किल होनी चाहिए, किस टाइप का करिकुलम होना चाहिए, किस टाइप का ट्रेनिंग लोगों में होना चाहिए, स्कूल में क्या पढ़ाना चाहिए, ये सब के बारे में चर्चा की है। इसी के अनुरूप भारत सरकार ने बहुत सारे नए स्टेप्स लिए हैं। जैसे मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां पर भी सर्वे ऑफ इंडिया में ही है। हाँ, नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो वहां पर भी हमने हमारा करिकुलम अब मॉडर्न किया है। और कैसे किया? इंडस्ट्री वालों के साथ, एकेडमिशिया के साथ बैठ के सिलेबस तैयार किया है। इसी तरह से हमने एनसीईआरटी के साथ भी सलाह मशवरा किया है कि सब लेवल पे क्या क्या हमें जियो स्पेशल के बारे में सिलेबस में होना चाहिए। बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, उनके साथ भी हम चर्चा में है कि ये जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है उसका व्यापक विस्तार कैसे हो सके। भारत सरकार जियो स्पेशल स्किल काउंसिल के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं कि एक जियो स्पेशल स्किल काउंसिल कैसे हम बनाया जाए। डिसीजन लिया गया है जियो स्पेशल स्किल काउंसिल बनाना है, तो अब सर्वे ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के साथ सलाह मशवरा करके वो भी एक प्रोग्राम साथ में चल रहा है। बहुत उपयोगी जानकारी हमारी नई जनरेशन के लिए आपने दी। हमारे साथ स्टूडियो में है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया श्री हितेश कुमार एस मकवाणा। भारत बहुत तेज प्रगति कर रहा है हर क्षेत्र में। इस विकास पथ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव हमें मकवाणा जी याद आते हैं, बट उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है हमें, सुनने में तो आता है। ये उदाहरण के तौर पे मैं कहूंगा स्वामित्व की जो स्कीम है, यस है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, यस, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है। एक बार ऐसे लगता है जैसे शायद सर्वे ऑफ इंडिया का कोई रोल है इसमें, तो क्या है ऐसा? सर्वे ऑफ इंडिया का ये सब प्रोजेक्ट जो आपने बताया है उसमें बहुत अग्रिम रोल है। सबसे पहले मैं बात करूं तो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की बात करूं। ये एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है, और उसमें क्या है कि
जो रिवर बेसिन्स है, देश के इम्पोर्टेंट जो मुख्य रिवर बेसिन्स है, जैसे गंगा रिवर बेसिन हो गया, यमुना रिवर बेसिन हो गया, गोदावरी रिवर बेसिन हो गया, ये सब रिवर बेसिन में फ्लड का कैसे मैनेजमेंट हो सके, तो उसके लिए डेटा की जरूरत होती है, उसके लिए उसकी पूरी टोपोग्राफी की जरूरत होती है, उसके लार्ज स्केल मैपिंग करना होता है। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है उनके साथ एक टेक्निकल कोलैबोरेशन किया, एंड ये जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में जो रिवर्स जो है उसके दोनों तरफ 5 किलोमीटर के बफर में हाई रिजोल्यूशन मैप बनाया है। इसी तरह से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में हम टेक्निकल कोलैबोरेशन किया, एंड वहाँ पर जो गंगा रिवर है उसके दोनों साइड पे 10 किलोमीटर के बफर में हाई रिजोल्यूशन मैप बनाया है। अच्छा, इसी तरह से जो स्वामित्व प्रोजेक्ट है, स्वामित्व प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट है कि 1905 तक सर्वे ऑफ इंडिया कैडेस्ट्रल मैप भी करता था, बट वो टाइम पे डिसीजन लिया गया कि अब जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर था वो टाइम पे, तो ये कैडेस्ट्रल सर्वे और जो लैंड सर्वे जो है रूरल एरिया के अर्बन एरिया का, वो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी और सर्वे ऑफ इंडिया उनको असिस्ट करेंगी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो टाइम पे वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बट बहुत सारे जो रूरल एरिया है, आबादी एरिया है, वहाँ पर लोगों को लैंड राइट्स नहीं मिले। तो भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि ये जो स्वामित्व एक प्रोग्राम किया जाए कि जिसमें रूरल एरिया में जो उसका जो आबादी एरिया है वहाँ पर लोगों को लैंड राइट्स मिले। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ सर्वे ऑफ इंडिया ने टेक्निकल कोलैबोरेशन किया और देश के 3,20,000 आबादी एरिया में हमने द्रोण सर्वे किया। अच्छा, और उसके जो मैप बना के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिए, और अभी ये उनका ग्राउंड ट्रूथिंग करके उसके बाद में मैप 2 बनता है और उसके बाद में लोगों को लैंड राइट्स दिया जाता है। तो ये जो काम में सर्वे ऑफ इंडिया के पास जो मैन पावर है उसका यूज करके ये एक विश्व में आज बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। मकवाना जी, ये तो कुछ नीतिगत बातें हुई। यंग जनरेशन के लिए फिर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे मन में आ रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उसका पुनर्मापन, उसका रीमेजरमेंट किया था। तो ये अपने आप में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबके लिए एक इंटरेस्ट का विषय वैसे भी है, तो एक ये करने की जरूरत क्या थी, और बी नए तकनीक से अगर आपने पुनर्मापन किया भी उसका, तो पहले की तुलना में जब आपके पास अब इतना एडवांस्ड सब कुछ है तो कोई अंतर निकला? जब जो ट्रिगोनोमेट्री सर्वे हुआ था वो टाइम पे माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर की गई थी, और वो टाइम पे जो भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट थे उसके हिसाब से वो 29,002 फीट की उसकी हाइट निकाली गई थी। ऐसा होता है ना, पहाड़ में भी बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, पहाड़ में स्लाइडिंग तो होती है, तो वो जो साइंटिफिक चेंजेस क्या हुए हैं तो उसकी वजह से कोई भी पीक है या कोई भी जगह है उसमें हाइट में डिफरेंस आता है। तो ऑलमोस्ट 100-125 साल हुए थे, बहुत सारी एजेंसी ने सोचा कि नई टेक्नोलॉजी से हम माउंट एवरेस्ट की भी हाइट फिर से नापे। तो जब उन्होंने नापा तो उसमें सर्वे ऑफ इंडिया वाज आल्सो इन्वॉल्व, तो वो हुआ था 29,028 फीट। अच्छा, हाँ, तो वो जो 26 फीट जो है वो, क्योंकि हम लोग जो मैप करते हैं वो इतने बड़े स्केल में होता है जो सर्वे होता है, तो उसकी वजह से वो तो रहना ही है। इवन जो टेक्नोलॉजी की भी एक सर्टेन लिमिटेशंस होती है। तो जो 29,028 फीट अभी जो नापी गई है वो एट प्रेजेंट माउंट एवरेस्ट की हाइट है। तो ये हमेशा वो रहेगा थोड़ा, ये प्लस माइनस कितना लेके चलते हैं हम लोग? नहीं, ये तो देखो, जब हमने वो टाइम पे सर्वे किया था वो तो 10 मीटर का डिफरेंस हो सकता है, प्लस माइनस। हाँ, अब जब वो 10 मीटर जो हमने माना था उसके सामने तो 8 और 9 मीटर्स का ही ये डिफरेंस रहा है। तो जो एजम्पशंस थे इज ऑलमोस्ट सेम है, वो कोई भी कह सकता है। वो तो हम जब अपने घर का एक 4 दीवार भी बनाते हैं तो उसमें भी वो आगे पीछे रहता है थोड़ा। ये सवाल इसलिए भी दिलचस्प था माउंट एवरेस्ट को लेके कि सभी जनरेशंस का माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट की हाइट, क्योंकि हर किसी ने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हुए हैं और ये जवाब लिखना पड़ा। हमारे साथ हैं सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया श्री हितेश कुमार एस मकवाना। सर, यंग जनरेशन बड़ी रेस्टलेस होती है और
अपने करियर को लेके, अपनी खुद की यात्रा को लेके बड़ी सजग रहती है और क्या क्या कर सकते हैं। अब जैसे स्टार्टअप्स वगैरह है, अब जानने की उत्सुकता ये होती है कि अभी तक हम ये मानते आ रहे हैं कि सर्वे जैसी चीज करना, क्योंकि नीतियां इन्वॉल्व हैं उसमें, पॉलिसीज इन्वॉल्व हैं, तो वो सरकार का ही काम है सिर्फ। हम अक्सर माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात में भी सुनते हैं कि स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में भी आ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अलावा। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सर्वे जैसे क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो चुकी है या संभावनाएं हैं होने की? सर्वे के सेक्टर में प्राइवेट की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है एंड वो अभी उसके रूट भी डीप होते जा रहा है। अच्छा। क्योंकि जब पहली बार सर्वे ऑफ इंडिया ने कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम में जो कोस्ट है इंडिया का 5 किलोमीटर के लार्ज स्केल जब मैपिंग किया था, वो पूरा मैपिंग प्राइवेट एजेंसीज को यूज करके ही किया गया था। इसी तरह से नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में भी प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं और स्वामित्व में तो बहुत बड़े पैमाने में आए हैं। इसी तरह से जो CORS नेटवर्क जो हम बना रहे हैं वो भी प्राइवेट को साथ में रख कर ही हम बना रहे हैं। तो उनके पास इतना टेक्निकल नो हाउ अब आ चुका है? हाँ, अभी क्या है, देखो 10 साल पहले सोच सकते कि हिंदुस्तान में ड्रोन का इंडस्ट्री इतना विकसित होगा। आज देखिए सब जगह पे ड्रोन का यूज हो रहा है। इसी तरह से ये जो जियो स्पेशियल सेक्टर है उसमें भी जो डेटा है उसका इतना यूज हो सकता है तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए तो हमने जो एक लास्ट वर्कशॉप किया था उसमें हमने थीम यही रखा था, भागीदारी से भू सक्षम राष्ट्र। तो उसमें ये था कि जो लोगों को कोलैबोरेट करके हम अपने देश को जियो एनेबल नेशन बना सकते हैं। तो कहने की मेरा तात्पर्य ये है कि जो जियो स्पेशियल डेटा जो है वो यूज करके हम भारत को एकदम विकसित राष्ट्र बना सकते हैं और हम बन रहे हैं। क्योंकि बहुत स्टार्टअप्स हमारे साथ इन्वॉल्व हुए हैं, अभी बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम चल रहे हैं एंड अभी एक हफ्ते पहले एक ऑपरेशन द्रोणागिरी का लॉन्च किया गया है। ये ऑपरेशन द्रोणागिरी ऐसा है कि एक प्लेटफॉर्म बनेगा और ये प्लेटफॉर्म में देश में जो अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ जियो स्पेशियल डेटा है वो एक जगह पे लैंड होगा। उसमें एक स्टैंडर्ड होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगी। तो ये जो डेटा है उसका यूज करके आप नई नई एप्स बना सकते हो। अच्छा। अभी ये फेज 1 में है, उसके बाद में उसको एक्सपांड किया जाएगा। काम बहुत कठिन है, बहुत चैलेंजिंग है, उसमें समस्या बहुत आएगी, बट हम लोग हिंदुस्तान में तैयार है कि ये कठिन समस्या भी हम सॉल्व करेंगे। बकवाना जी, जैसे भारत प्रगति कर रहा है सर्वे के क्षेत्र में अलग अलग आयामों को देखते हुए, वैसे ही दुनिया के अन्य विकसित देश भी कर रहे होंगे। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या भारत और अन्य देश मिलके, उदाहरण के तौर पर अगर बहुत विकसित देश है तो हम उनसे कुछ ग्रहण कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इकट्ठा मतलब आदान प्रदान होता है? एकदम होता है, क्योंकि भारत अभी एक एजेंसी ने जियो स्पेशियल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक स्टडी किया था, तो उसमें इंडिया का नंबर 17th था। हम चाहते हैं कि हमसे जो आगे है 16, देखना चाहते कि उनको ये इंडेक्स में उनको कैसे मार्क्स ज्यादा मिले और हमसे जो नीचे है उनको हम कैसे मदद कर सके। तो उसके हिसाब से हमने US है, जापान है, कोरिया है, UK है, वहाँ पर हमारी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भेज के उनका हम लोगों ने अध्ययन किया है और उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ इंडिया में सीख कर अपने देश के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसी तरह से जब अभी माननीय प्रधानमंत्री रशिया गए तो वहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया ने रशियन काउंटर पार्ट के साथ एक MOU बनाया। अच्छा। MOU साइन किया प्रधानमंत्री की हाजिरी में कि ये जो है ये दो एजेंसी ये काम में कोलैबोरेट करेगी, जैसे कि CORS नेटवर्क जो है, उसके बाद जियोडेसी एक बहुत बड़ा साइंस है उसमें कोलैबोरेट करेंगे, उसके बाद में एक दूसरे को ट्रेनिंग देंगे। सिमिलरली नाइजीरिया के काउंटर पार्ट के साथ भी सर्वे ऑफ इंडिया का MOU हुआ है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी नाइजीरिया गए थे वो टाइम पर,
तो वहाँ के लोग अब यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेंगे। स्वामित्व प्रोजेक्ट कैसे इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है उसके लिए भी विश्व में बहुत चर्चा हो रही है। तो जो हम एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं उसमें एक दूसरे की अच्छी चीज का आदान प्रदान हो, और इसके लिए भारत ने बहुत सारी पहल की है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि 26 नवंबर से 29 नवंबर इंडिया में एशिया पैसिफिक रीजन की एक रीजनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। यूएन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर Yes. ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। सो एशिया आने वाला था पैसिफिक इस सवाल पे। हाँ। हाँ। तो कहने का तात्पर्य है कि अब इंडिया ने एक पहल की है, हम लीडरशिप रोल में आगे आ रहे हैं। ये रीजनल कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस है, उसमें 30 कंट्री के डेलीगेट्स रजिस्टर हो चुके हैं। अच्छा। तो क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन में 52 कंट्रीज है, बट जो बड़े बड़े सब कंट्रीज हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है। उसमें लैंड एंड कैडेस्ट्रल सर्वे के ऊपर बात होगी, उसके बाद में CORS नेटवर्क के बारे में बात होगी, उसके बाद में IGIF इंटरनेशनल ग्लोबल इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क की बात होगी, प्राइवेट सेक्टर नेटवर्क जो आपने अभी पूछा कि प्राइवेट सेक्टर, तो वो प्राइवेट सेक्टर को कैसे ये सेक्टर में इन्वॉल्व कर उसके लिए भी सेमिनार में बात होगी। तो बहुत सारे मुद्दों पर उसमें बात होगी, और उसमें सब कंट्रीज के जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स है उसके में हम लोग जहाँ अच्छा चल रहा है वहाँ से हम सीखेंगे, जो हम अच्छा कर रहे हैं वो लोगों को सिखाएंगे। श्री हितेश मकवाना, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, आपसे बातें करते करते समय का जैसे पता ही नहीं चला। इतनी सारी बातें नई नई ग्रहण की मैंने भी और हमारे श्रोताओं ने भी। आप स्टूडियो में आए और हमें समय दिया इतना, आपका इतना वैसे व्यस्त शेड्यूल रहता होगा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात समझता हूँ कि आकाशवाणी के FM रेनबो पे मुझे बोलने का अवसर मिला। आपका खूब खूब आभार। आपकी वाणी आकाशवाणी।